यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारा यूनिट नंबर सेकंड, जो हमारा सेकंड यूनिट है हमारे कॉमर्स सब्जेक्ट का, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो उसके अंदर ऑडिट का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था, और ऑडिट के टॉपिक के अंदर अभी तक हम लोग जो है वो कवर कर चुके थे हमारे स्पेशल ऑडिट के अंदर मैनेजमेंट ऑडिट को। तो अब आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो कवर करेंगे हमारा एक नया टॉपिक, जिसका नाम जो है वो है क्या, कॉस्ट ऑडिट। क्या करेंगे? कॉस्ट ऑडिट। अब कॉस्ट ऑडिट की अगर हम शुरुआत करते हैं, भाई कॉस्ट ऑडिट है क्या, तो ये एक स्पेशल ऑडिट का एक पार्ट है, और कॉस्ट ऑडिट सभी कंपनीज को करवाना जो है वो मैंडेटरी नहीं है। तो अभी कॉस्ट ऑडिट के बारे में अपने को पढ़ना है कि कॉस्ट ऑडिट किसके लिए मैंडेटरी है, सबसे पहले तो ये देखना है। उसके बाद फिर ये देखेंगे कि कॉस्ट रिकॉर्ड आपको मेंटेन, क्योंकि देखो ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट किसका होगा, कॉस्ट रिकॉर्ड्स का होगा। तो किस किस कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना जो है वो क्या है, मैंडेटरी है, ये सब। फिर कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे है, उसका वैकेंसी अगर हो गया, कभी कैजुअल वैकेंसी हो गया तो उसको कैसे फिलअप करेंगे, तो वो सब तामझाम जो है वो कॉस्ट ऑडिट के रिगार्डिंग हम आज के वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी और क्वेश्चन जो है वो बना भी है। अगर आप प्रीवियस पेपर्स अगर देखेंगे तो ऑडिटिंग के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कॉस्ट ऑडिट से ही जो है वो आए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने को इसको करके जाना है। लिमिट्स जो है इसमें वो अपने को लर्न करके जानी है। ओके, तो अभी पढ़ेंगे तो सारा का सारा सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है ना जी। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दो। अगर आप लोग भी अपकमिंग जून 2023 या दिसंबर 2023 में जो एनटी नेट का पेपर होना है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगा, उसके लिए हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा जो ऑनलाइन बैच होता है उसके अंदर आपको आपके घर पे बैठे बैठे जो है वो कंप्लीट कोचिंग मिलेगी यूजीसी नेट की, ठीक है। तो अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 है आपका किसी भी स्ट्रीम का, या अगर आप पेपर नंबर 2 आपका कॉमर्स है, या पेपर नंबर 2 आपका मैनेजमेंट है, अगर आप इससे तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग जो है वो कोर्सेज इन दोनों जो अपने मेजर सब्जेक्ट है, कॉमर्स और मैनेजमेंट, दोनों के हम कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा जो कोर्सेज है उनके अंदर आपको मिलने वाला है कंप्लीट स्टडी मटेरियल, 10 किताबें पेपर 1 की, 10 किताबें पेपर 2, मतलब 20 किताबें आपके होम एड्रेस पे आएंगी। प्लस में आपको जो है वो मिलेंगे लेक्चर्स हर यूनिट के, हर यूनिट वाइज जो है वो चैप्टर वाइज हमने लेक्चर जो प्रिपेयर कर रखे हैं। जैसे ये लेक्चर इसी तरीके से, तो ऐसा नहीं है कि अलग लेक्चर होते हैं, यही सेम लेक्चर ही जो है वो आपको मिलेंगे। प्लस में आपको जो है वो मिलेगा क्या, प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज पीडीएफ फॉर्म में, और जो रिवीजन है, रिवीजन के लिए हमने जो है वो हर यूनिट की सेपरेट रिवीजन वीडियो जो है वो प्रिपेयर की हुई है। तो ये सब आपको जो है वो मिल जाएगा अगर आप हमारे कोर्स को अवेल करते हैं। बाकी किस तरीके से पढ़ाते हैं तो, और कंटेंट क्या है, तो कंटेंट जो बुक्स हैं हमारे पास, जो किताबें ना, जैसे ये ऑडिट हम पढ़ रहे थे, ऑडिट का बुक है, ठीक है, ये आईबी है, तो इंटरनेशनल बिजनेस का ये बुक है। तो जो कंटेंट आपको वीडियोस में देखने को मिलेगा, यही सेम कंटेंट आपको जो है वो किताबों के अंदर देखने को मिलेगा। तो अलग से कोई खास आपको नोटिंग करने का जो है रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है ना जी। बाकी डेमो के लेक्चर देखने तो इसके अलावा और भी बहुत सारे लेक्चर हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाले हुए हैं, तो उनको देख के आप जज कर सकते हैं, ठीक है ना जी। चलो शुरुआत करते हैं हम टॉपिक का। टॉपिक का नाम जो है वो है क्या, कॉस्ट ऑडिट। क्या नाम है? कॉस्ट ऑडिट। अपने को पढ़ना है कॉस्ट ऑडिट के बारे में। अब देखो, कॉस्ट ऑडिट को तो भी पढ़ते हैं, उसके लिए सेक्शन 148 आएगा, ठीक है, जो ये बोलेगा कि जो कंपनी, जो स्पेसिफाइड कंपनी है, उनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। बट एक बार इसको हटाओ, अभी हम लोग पहले बेसिक्स देखते हैं, एक बार ध्यान देना। कंपनी की अगर मैं बात करता हूं किसी भी केस में, ठीक है, कंपनी, इन केस ऑफ कंपनी अगर हम बात करते हैं तो कंपनी के अंदर पैसे लगाने वाले जो लोग होते हैं वो कौन होता है, अलग है, उनको तो बोलते हैं शेयर होल्डर, दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। और कंपनी को रन करने वाले जो लोग हैं वो अलग होते हैं, मतलब कंपनी के अंदर पैसा लगाने वाला पर्सन अलग होता है, और कंपनी को चलाने वाले जो पर्सन होते हैं वो क्या, अलग है। तो कंपनी के अंदर पैसा लगाने वाले पर्सन तो आपका ओनर ग्रुप हो गया, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, शेयर होल्डर। और कंपनी में कुछ चलाने वाले जो लोग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं मैनेजमेंट, या उनको बोलते हैं क्या, बोर्ड। उनका मेन काम जो है वो क्या होता है, कंपनी को चलाने का होता है। ओके, अब शेयर होल्डर को ना हमेशा ये रहता है कि यार मैंने पैसा तो कंपनी को प्रोवाइड करवा दिया है, क्या कंपनी उस पैसे को प्रॉपर्ली जो है वो, मतलब मेरा पैसा सिक्योर्ड है या नहीं है, क्या कंपनी जो है कोई फ्रॉड तो नहीं कर रही है। तो वहां पे एक नीड अराइज हुआ, तो उधर जो है वो क्या हुआ, जब ये चीज हुआ, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं, कंपनी जो है कॉर्पोरेट एंटिटी की अगर हम बात करें तो कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, और मेंबर के एक्सप्लेनेशन का, या फिर मेंबर, कोई नए मेंबर के आने का, पुराने मेंबर के छोड़ के जाने का, कंपनी के एग्जिस्टेंस पे, कंपनी की रनिंग पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो वहां पे कंपनी एक्ट के अंदर जो है वो ये नीड महसूस हुई, और फिर कंपनी एक्ट के अंदर जो है वो क्या किया गया, कंपल्सरी कर दिया कि आप जो है, अगर आप कंपनी है तो आपको जो है वो ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो ऑडिट बेसिकली क्या है, कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, पूरा साल कंपनी काम करती है, और पूरे साल जो भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस होती है उसको कंपनी रिकॉर्ड करती है, एंड साल के एंड में बैलेंस शीट डेट पर कंपनी जो है वो क्या करती है, कंपनी अपना P&L अकाउंट और साथ में बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है। तो वहां पे अब नीड महसूस हुई, और कंपनी एक्ट के अंदर ये लिख दिया कि कोई भी कंपनी जब अपने ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को क्या करेगी, मेंटेन करेगी, तो उसको एट लास्ट जो है वो क्या करवाना पड़ेगा, उनकी ऑडिट करवानी पड़ेगी। ऑडिट बेसिकली एक
इंडिपेंडेंट पर्सन करेगा, ठीक है, जिसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, उस पर्सन के पास आपको जाना पड़ेगा, अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स उसको देने पड़ेंगे और वो उनके ऑडिट करेगा। और ऑडिट करने का मतलब वो क्या करेगा, वो ये देखेगा कि कंपनी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या किया, प्रिपेयर किया, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और क्या कंपनी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया तो क्या उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हुए कंपनी ने एफआरएफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स को या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई किया है या नहीं किया है। तो वहां पे जो है एक नीड महसूस हुआ किसका, ऑडिट का। तो नॉर्मल केस में अगर ऑडिट की बात करते हैं तो कंपनी के लिए आपको मैंने बता दिया कंपनी के लिए ऑडिट क्यों जरूरी थी, ये चीज है। तो देखो इन केस ऑफ कंपनी, अगर कंपनी के केस में बात करते हैं तो वहां पे एक जो पार्टी है वो तो है मैनेजमेंट या फिर बोर्ड, ये कंपनी को रन करते हैं, और एक है आपका ओनरशिप जो है कंपनी को किसके पास होती है, शेयर होल्डर, इनका पैसा लगा होता है, और दोनों के दोनों जो है वो क्या है, डिफरेंट है। ओके जी, यहां पे नीड राइज हुआ किसका, ऑडिट का। और जो ऑडिट हम नॉर्मल केस में पढ़ते हैं वो कौन सा होता है, फाइनेंशियल ऑडिट होता है, जिसके अंदर हम लोग जो है वो कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, जो P&L अकाउंट हो गया, मतलब स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट या फिर बैलेंस शीट, उसको बेसिकली हम लोग जो है वो क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। और उस ऑडिट के अंदर बेसिकली हम लोग वाउचिंग हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, टेस्ट ऑडिट हो गया, इंटरनल कंट्रोल चेक करना, ये सब हम काम जो है वो करते हैं। ओके, तो जो ऑडिट थी, जो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा जो ऑडिट कंडक्ट की जा रही थी, जो क्या कर रहा था, बेसिकली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या वेरीफाई कर रहा था, और वो ये देखना चाह रहा था कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ये यहां तक कहानी जो है वो आपकी सीमित थी ओनली किसकी, फाइनेंशियल ऑडिट की। तो हर कंपनी के लिए जो है ये बोल दे कि एवरी कंपनी जो है वो साल खत्म होने पर, मतलब ईयर एंड होने पर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेगी, देन उसके बाद में वो क्या करवा लेगी, ऑडिट करवा लेगी, अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को क्या करवा लेगी, ऑडिट करवा लेगी, किससे, चार्टर्ड अकाउंटेंट से। इसके बाद में जो है फिर क्या हुआ, कुछ समय के बाद में जो है एक नया कॉन्सेप्ट और इमर्ज हुआ, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉस्ट ऑडिट। कुछ स्पेसिफाइड सेक्टर के अंदर जो कंपनी एंगेज है, कुछ सेक्टर गवर्नमेंट ने जो है, कुछ रेगुलेटेड सेक्टर गवर्नमेंट ने बता दिए, 6 तरह के ऐसे सेक्टर थे जिनको गवर्नमेंट ने पहले से क्या कर दिया, प्रिस्क्राइब कर दिया। और गवर्नमेंट ने ये बोल दिया इन 6 सेक्टर के अंदर अगर आप काम कर रहे हो, मतलब अगर आपकी कंपनी इन 6 सेक्टर के अंदर जो है वो क्या है, एंगेज है, तो आपको फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा। बोले तो जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, जिसके अंदर आपका ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट जो है, या स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ये जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, ये तो आपको प्रिपेयर करना ही करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कॉस्ट रिकॉर्ड भी मेंटेन करने पड़ेंगे। दोबारा मेरी बात समझिएगा, नॉर्मल ऑडिट के केस के अंदर तो हमने ये बोल दिया कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करोगे और हम क्या करेंगे, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करेंगे। हम ये देखेंगे कि क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। लेकिन कुछ कंपनीज के केस में, कुछ ऐसी कंपनी जो रेगुलेटेड नेचर की हैं, जिनके ऊपर गवर्नमेंट की क्या थी, रेगुलेशन थी, 6 तरह के ऐसे सेक्टर थे। अगर आप उन 6 सेक्टर्स के अंदर एंगेज है, उन 6 में से किसी भी सेक्टर के अंदर अगर आप जो है वो क्या एंगेज है, तो ऐसी कंपनी के लिए जो है वो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कंपल्सरी कर दिया कि आपको अब कॉस्ट रिकॉर्ड जो है वो क्या करने पड़ेंगे, मेंटेन करना पड़ेगा। कॉस्ट रिकॉर्ड क्या करना पड़ेगा, मेंटेन। और फिर आपको उन कॉस्ट रिकॉर्ड की क्या करवानी पड़ेगी, ऑडिट करवानी पड़ेगी। और उस कॉस्ट रिकॉर्ड की जो ऑडिट होती है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कॉस्ट ऑडिट। क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑडिट। ध्यान देना, इसके बाद कुछ स्पेसिफिक सेक्टर में एंगेज कंपनी के लिए जो है वो क्या आई, रेगुलेशन आई। कुछ स्पेसिफिक सेक्टर टोटल मिला के जो है वो यहां पे गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर कितने बता दिए, 6। तो गवर्नमेंट बोली अगर आप इन 6 रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर जो है वो क्या कर रहे हो, डील कर रहे हो, ठीक है ना। तो अब आपके लिए एक रेगुलेशन है और आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला आपको मेंटेन करने पड़ेंगे कॉस्ट रिकॉर्ड। ये 6 सेक्टर कौन कौन से आगे सब लिखा हुआ है वहां देखेंगे, अभी के लिए बस ये ध्यान रखो। अगर आप इन स्पेसिफाइड सेक्टर के अंदर जो है वो क्या है, एंगेज है, अगर आपकी कंपनी इनमें से किसी के अंदर भी जो है वो क्या कर रही है, डीलिंग कर रही है, इनमें से किसी भी सेक्टर के अंदर अगर आप एंगेज है और काम कर रहे हैं, तो आपको जो है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करने ही पड़ेंगे, नॉर्मल ऑडिट तो करवाना ही पड़ेगा, और साथ में फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के साथ में आपको कॉस्ट रिकॉर्ड भी मेंटेन करने पड़ेंगे। तो लिख दिए यहां पे, आप मेंटेन करेंगे किसको, कॉस्ट रिकॉर्ड को। ओके, और फिर आपको इन कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करने के बाद इनकी करवानी पड़ेगी क्या, ऑडिट। क्या करवाना पड़ेगा, ऑडिट। तो आप क्या क्या करेंगे, पहला आप मेंटेन करेंगे किसको, कॉस्ट रिकॉर्ड को, और दूसरा आप जो है वो क्या करेंगे, आप करवाएंगे कॉस्ट ऑडिट। ये जो कॉस्ट ऑडिट का मतलब क्या है, ये जो कॉस्ट रिकॉर्ड आपने मेंटेन किए इनको आप जो है वो क्या करवाएंगे, ऑडिट करवाएंगे, और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कॉस्ट ऑडिट। क्या बोलते हैं इसको, कॉस्ट ऑडिट। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप ये बता दीजिए बस एक बार, ये जो कॉस्ट ऑडिट जो हम करवा रहे हैं सर, क्या ये भी हमारा जो नॉर्मल कंपनी का जो फाइनेंशियल ऑडिटर है क्या वही करेगा, जो कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वही करेगा? नहीं, वो नहीं करेगा। ये जो कॉस्ट ऑडिटर का काम है ये करेगा कॉस्ट अकाउंटेंट। कौन करेगा, कॉस्ट ऑडिटर करेगा या कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा। देखो तो इसे कहते हैं कॉस्ट ऑडिट, और ये जो ऑडिट है ये कॉन्फिडेंशियल नेचर की होती है। अब ये बात ध्यान से सुनना, ये कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या है, जो आप नॉर्मल ऑडिट करवाते हो तो आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो पब्लिक स्टेटमेंट है। आपने अगर किसी कंपनी का क्या कर दिया, ऑडिट कर दिया, तो वो आपकी ऑडिट रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को जो है वो मिल जाएगी, और वो पब्लिक स्टेटमेंट है।
ठीक है। लेकिन जो कॉस्ट ऑडिट जो आप करवाते हो, जो कॉस्ट ऑडिटर के द्वारा जो किया जाएगा, ये जो रिपोर्ट होती है ये शेयर होल्डर को सर्कुलेट नहीं होती है, ये शेयर होल्डर को सर्कुलेट नहीं होगा। और अगर शेयर होल्डर को सर्कुलेट नहीं होगा तो ये किस नेचर का हो गया? कॉन्फिडेंशियल नेचर का। तो ये कैसा होता है? कॉन्फिडेंशियल। तो यहां पे लिखा है मैंने क्या कि कॉस्ट ऑडिट जो है वो क्या है? कॉन्फिडेंशियल नेचर की होती है। ओके, और ये जो ऑडिट है, मतलब कॉस्ट ऑडिट जो है वो कंपनी का जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, जो बेसिकली कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की ऑडिटिंग कर रहा था, वो नहीं करता। तो बोलता है ये कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है वो नहीं करता है। इसको कौन करेगा? इसके लिए एक अलग से पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? कॉस्ट ऑडिटर। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑडिटर। ओके, तो पहला तो क्वेश्चन ये आ रहा है, क्या फाइनेंशियल ऑडिट जो है वो सभी कंपनी को करवाना मैंडेटरी है? जॉनी, हाँ, सभी कंपनी जो है वो क्या करवाएंगे? साल खत्म होने के बाद में जो भी उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड है उनकी क्या करवाएंगे? ऑडिट करवाएंगे। खत्म। अब बात आती है किसका? कॉस्ट ऑडिट का। क्या कॉस्ट ऑडिट सभी को करवाना जरूरी है? नहीं, कुछ उसकी कुछ कंडीशन है। अगर कोई कंपनी उन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो उसको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर आप कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं तो अब आपके ऊपर जो है वो इंप्लीकेशन आएगा किसका? कॉस्ट ऑडिट का। ओके जी, तो कॉस्ट ऑडिट का मतलब क्या हो गया? कंपनी के द्वारा जो कॉस्ट रिकॉर्ड, ध्यान देना, कंपनी के द्वारा जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किए गए हैं उनकी जो ऑडिट करवाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कॉस्ट ऑडिट। क्या बोलेंगे उसको? कॉस्ट ऑडिट। ओके जी, चलो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑडिट के बारे में। तो सबसे पहले पावर जो है वो किसके पास में? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो ऑर्डर दे सकती है मेंटेनेंस ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड एंड कंडक्ट ऑफ द कॉस्ट ऑडिट। इसको डील करते हैं सेक्शन 148। लर्न करके जाना पड़ेगा कि कॉस्ट रिकॉर्ड, कॉस्ट ऑडिट की पावर जो है किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन जारी करके जो है किसी कंपनी को बोल सकते हैं कि आपको कॉस्ट ऑडिट करवानी पड़ेगी। चलो जी, ऑर्डर कौन देगा? ऑर्डर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। किस चीज के लिए ऑर्डर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट? मेंटेनेंस ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड। वेदर मैंडेटरी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर पास कर दिया और ये बोल दिया कि आपको जो है कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, तो आपके लिए मैंडेटरी है कि अब आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। तो मेंटेनेंस ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड मैंडेटरी है ओनली तभी, सिर्फ तभी मैंडेटरी है ओनली इफ सच एन ऑर्डर इज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर दे तो ही आपको कॉस्ट रिकॉर्ड जो है मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा, ऑर्डर फॉर विच कंपनी, किन कंपनी के लिए जो ये ऑर्डर दिया गया? तो ये ऑर्डर जो दिया गया है सच क्लास ऑफ कंपनी एज आर एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स एज में बी प्रिस्क्राइब। तो कुछ गुड्स जो है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? प्रिस्क्राइब कर दिया। तो अगर कोई भी कंपनी इन गुड्स के अंदर जो है वो क्या कर रही है? डीलिंग कर रही है, तो ऐसी कंपनी को जो है कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, नेचर ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड टू बी मेंटेन, किस तरीके के कॉस्ट रिकॉर्ड आप मेंटेन करेंगे? तो आप लोग जो है वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे रिलेटेड टू द यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लेबर एंड अदर आइटम ऑफ द कॉस्ट। तो आप जो है वो किसके? आपकी कंपनी के अंदर गुड्स को बनाने के लिए जो है कितना मटेरियल यूज हो रहा है, कितना लेबर का आप लोग जो है वो क्या कर रहे हो? यूटिलाइजेशन कर रहे हो, एंड अदर आइटम जो है आपकी कॉस्ट की क्या आ रही है। तो इनके लिए ये काम के लिए आप लोग जो है इनके रिगार्डिंग आप जो है वो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करोगे। तो आप रिकॉर्ड मेंटेन करोगे कि गुड्स को बनाने के लिए मटेरियल कितना लगा, आप रिकॉर्ड मेंटेन करोगे कि गुड्स को बनाने के लिए लेबर कितनी आपकी एंगेज हुई है, और आप देखोगे कि अदर आपके एक्सपेंसेस जो कितने आए हैं। तो ये तीन तरह के जो आपके रिकॉर्ड्स है जो आपको क्या करना पड़ेगा? मेंटेन करना पड़ेगा। आई होप यहां तक ओके जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आएगा कंसल्टेशन बिफोर मेकिंग द ऑर्डर। कोई भी ऑर्डर जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है जब जारी करेगी, ध्यान देना, कोई भी ऑर्डर जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? इशू करेगी रिगार्डिंग द कॉस्ट रिकॉर्ड को लेकर के कि आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है या नहीं करना। तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी? पहले कुछ रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनसे क्या कर लेगी? पूछताछ कर लेगी। तो बोलता है बिफोर इशूइंग एनी सच ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्लास ऑफ कंपनी रेगुलेटेड अंडर ए स्पेशल एक्ट, सीजी शैल कंसल्ट, हाईलाइट कर लीजिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो वो क्या करेगी? कंसल्ट करेगी रेगुलेटरी बॉडी से कॉन्स्टिट्यूट और एस्टेब्लिश अंडर स्पेशल एक्ट। तो वो सब बॉडी जो एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर बनी है, तो उनसे वो पहले क्या कर लेगी? रेगुलेट कर लेगी। जैसे टेलीकम्युनिकेशन के लिए ट्राई है, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उससे हम क्या करेंगे? बात कर लेंगे। आरबीआई है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उनसे हम क्या कर लेंगे? बात कर लेंगे। ठीक है, तो कोई भी अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर रही है रिगार्डिंग द कॉस्ट रिकॉर्ड, तो ऑर्डर पास करने से पहले उस इंडस्ट्री की जो रेगुलेटरी बॉडी है, उस इंडस्ट्री को जो बॉडी रेगुलेट कर रही है, उनसे हम पहले क्या कर लेंगे? डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर कंडक्ट ऑफ द कॉस्ट ऑडिट। अब क्वेश्चन ये आ रहा है, आपने ऊपर तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो ऑर्डर पास कर सकते हैं कि आप जो है वो क्या करेंगे? कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। आप क्या करेंगे? कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर भी है, ये भी पावर है कि जो आपने कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है कि आप इनकी जो है वो क्या करवाएंगे? ऑडिट करवाएंगे। क्या करवाएंगे?
ऑडिट। आओ देखते हैं। तो सबसे पहला तो ये आ रहा है वेदर मैंडेटरी, क्या कॉस्ट ऑडिट करवाना जरूरी है? तो बोलते हैं कॉस्ट ऑडिट करवाना तब जरूरी है अगर वो ऑर्डर पास किया किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो बोलते हैं कंडक्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट इज मैंडेटरी ओनली, तभी मैंडेटरी है इफ सच ऑर्डर इज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, ऑर्डर फॉर विच कंपनी, किस कंपनी के लिए जो है कॉस्ट ऑडिट करवाना मैंडेटरी है? तो बोल रहे हैं सच क्लास ऑफ कंपनी, वो सब क्लास ऑफ कंपनी जिनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो बोलता है सच क्लास ऑफ कंपनी फॉर विच, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मेड एन ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड एंड विच हैव, और या फिर ऐसी कंपनी जिसकी नेटवर्थ जो है, ठीक है, या उसका जो टर्नओवर है, हम कुछ लिमिट आपको बताएंगे, उस लिमिट को क्या कर गए? क्रॉस। तो अगर आपकी नेटवर्थ या आपके टर्नओवर जो उस लिमिट को क्या कर गई? क्रॉस कर गई, तो आपको जो कॉस्ट रिकॉर्ड जो आपने मेंटेन किए उनकी आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। ठीक है जी। अब आ गया मैनर, किस तरीके से आप ऑडिट करवाएंगे? तो उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पहले से क्या कर देगी? स्पेसिफाई कर देगी कि इस तरीके से आपको जो है वो कॉस्ट ऑडिट करवानी है। तो बोलता है कॉस्ट ऑडिट शैल बी कंडक्टेड इन ए मैनर स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके जी। अब बात ये आता है रूल नंबर 3 ऑफ द कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014 एज अमेंडेड ऑन 31 दिसंबर 2014। तो यहां पे इतना मिनिस्ट्री जो है अपना, मिनिस्ट्री ने क्या किया? यहां पे 6 इंडस्ट्रीज को जो है वो क्या कर दिया? प्रिस्क्राइब कर दिया। तो मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया 6 मेजर रेगुलेटेड सेक्टर को। कौन कौन से 6 रेगुलेटेड सेक्टर? कौन कौन से? टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ओके, जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो गया, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल हो गया, फर्टिलाइजर हो गया एंड शुगर। इन 6 इंडस्ट्री को पहले से जो है गवर्नमेंट ने, ये 6 रेगुलेटेड सेक्टर को जो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? स्पेसिफाई कर दिया और बोल दिया कि अगर आपकी कंपनी इन 6 सेक्टर में एंगेज है तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा और साथ में उन कॉस्ट रिकॉर्ड की क्या करवानी पड़ेगी? ऑडिट करवानी पड़ेगी। तो रेगुलेटेड सेक्टर कौन कौन से? सर ये 6 रेगुलेटेड सेक्टर है। इनके अलावा भी गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर को क्या किया? रेगुलेट किया। अब वो क्या है? बिसाइड द रेगुलेटेड सेक्टर के अलावा द मिनिस्ट्री हैज आल्सो नेम ए नंबर ऑफ नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। मिनिस्ट्री ने जो है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर को भी जो है वो क्या किया? स्पेसिफाई किया। दैट शुड बी इंक्लूड इन द परव्यू ऑफ द न्यू ऑडिट रूल, जो आएंगे इस ऑडिट रूल के अंडर आएंगे। मेजर इंडस्ट्री जो है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर का वो कौन से? वो है आर्म्स एंड एम्युनिशन हो गया, बंदूक, अगर आपका मेन काम जो है वो बंदूक बनाने का है या बारूद बनाने का मेन काम है या टर्बोजेट बनाने का काम है, स्टील इंडस्ट्री है, एरोनॉटिक्स है या कॉफी एंड टी, तो आपको भी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो आपके लिए ऑर्डर पास कर सकती है कि आप जो है वो क्या करेंगे? कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे और फिर आप उनकी क्या करवाएंगे? कॉस्ट ऑडिट करवाएंगे। ओके जी। तो सबसे पहले यहां पे जो है वो क्या है? यहां पे ये आ गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो आपको ऑर्डर दे सकती है कि आप जो है वो क्या करेंगे? कॉस्ट रिकॉर्ड जो है वो क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। अब यहां पे गवर्नमेंट ने जो है वो 2 तरह के सेक्टर को जो है वो डिवाइड कर दिया, एक है रेगुलेटेड सेक्टर, एक है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। रेगुलेटेड के अंदर टोटल मिला के कितने आ रहे हैं? 6 सेक्टर है, लर्न करके जाना पड़ेगा। एक है कौन सा? टेलीकम्युनिकेशन। दूसरा कौन सा? अगर आपकी कंपनी एंगेज है जनरेशन में, ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा अगर पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर आप डील कर रहे हैं। चौथा ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल हो गया। पांचवा फर्टिलाइजर और छठा शुगर। तो अगर आप इन सेक्टर के अंदर जो है वो क्या है? एंगेज है। अगर आप इन सेक्टर में एंगेज है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बोल दे तो आपको जो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा और उनकी क्या करवानी पड़ेगी? ऑडिट। इन रेगुलेटेड सेक्टर के अलावा कुछ सेक्टर और है जिनको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? जो है वो स्पेसिफाई किया हुआ है। आप पढ़ेंगे एप्लीकेबिलिटी। आ जाओ। सबसे पहले रेगुलेटेड सेक्टर, नॉन रेगुलेटेड। मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो बोलते हैं चाहे रेगुलेटेड हो चाहे नॉन रेगुलेटेड हो, ध्यान देना, चाहे आप रेगुलेटेड सेक्टर से हैं चाहे आप नॉन रेगुलेटेड सेक्टर से हैं, अगर आपकी पूरे साल के अंदर जो है वो ग्रोस टर्नओवर जो है, आपकी अगर पूरे साल की जो ग्रोस टर्नओवर है गुड्स की और सर्विस की, वो क्या कर गई? 35 करोड़ है या उससे ज्यादा है। ध्यान देना, अगर आप रेगुलेटेड सेक्टर में, मतलब वो 6 इंडस्ट्री के अंदर अगर आप डील कर रहे हैं, ठीक है, या अगर आप नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर हैं, ठीक है, तो उन 6 के अलावा कोई और जो गवर्नमेंट ने बताया ये नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है, तो अगर आपकी जो है पूरे साल के अंदर जो ग्रोस टर्नओवर है वो अगर 35 करोड़ है या 35 करोड़ से ज्यादा है तो आपके लिए मैंडेटरी कर दिया कि आपको जो है कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो क्या करना पड़ेगा? मेंटेन करना पड़ेगा। आपको कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड को क्या करना पड़ेगा? मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। और नॉन रेगुलेटेड के लिए भी यही है, ग्रोस टर्नओवर ऑफ द कंपनी कवरिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस 35 करोड़ और मोर। तो अगर आपकी कंपनी जो है वो क्या है? रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर आ रही है, या अगर आपकी कंपनी नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में आ रही है और अगर आपकी जो टर्नओवर है वो 35 करोड़ या उससे ज्यादा है, मतलब एक साल की टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आपको जो है वो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। अब बात आती है कॉस्ट ऑडिट का। चलो यहां तो आपने जो है वो क्या कर लिया? रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर लिया। अब ये जो रिकॉर्ड आपने मेंटेन करे, आप इनकी जो है वो आप क्या करवाएंगे? ऑडिट करवाएंगे। क्या करवाएंगे? ऑडिट। उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कॉस्ट ऑडिट, ठीक है। रेगुलेटेड सेक्टर के लिए जो है वो क्या बोला गया? रेगुलेटेड सेक्टर के लिए बोला गया, जो रेगुलेटेड सेक्टर है मतलब वो 6 इंडस्ट्री, अगर आपकी ग्रोस टर्नओवर जो है कंपनी की, ठीक है, ग्रोस टर्नओवर द कंपनी कवरिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ 50 करोड़ या उससे ज्यादा, अगर आपकी जो ग्रोस टर्नओवर है वो कितनी है?
50 करोड़ या उससे ज्यादा है, और साथ में टर्नओवर ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट जिसके लिए कोस्ट रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना था, उस अकेले प्रोडक्ट की जो है टर्नओवर जो है वो कितनी है, 25 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आपको जो है वो कोस्ट ऑडिट भी करवानी पड़ेगी। पहले तो ये बताओ, रेगुलेटेड सेक्टर के लिए जो है वो कोस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कब करना है, जब उनकी टर्नओवर पूरे साल के अंदर कितनी है, 35 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उनको कोस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो एक सेपरेट एस्पेक्ट हो गया। आप कोस्ट ऑडिट कब करवानी है, कोस्ट ऑडिट के लिए एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है, तो आपको ये देखना पड़ेगा पूरे साल में आपकी टर्नओवर कम से कम कितनी हो, 50 करोड़। अगर आपकी टर्नओवर 50 सीआर या उससे ऊपर है, प्लस एक तो ये कंडीशन है, और साथ में एक कंडीशन और है, पहली कंडीशन भी होनी चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या बोलती है कि आपकी जो टर्नओवर है इंडिविजुअल प्रोडक्ट या सर्विस का कवर्ड इन द मेंटेनेंस ऑफ द कोस्ट रिकॉर्ड वो कितनी, 25 करोड़ या उससे ज्यादा है। ये दोनों कंडीशन अगर आप जो है वो एक साथ क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो, तो आपको जो कोस्ट रिकॉर्ड आपने मेंटेन किए थे उनकी करवानी पड़ेगी क्या, ऑडिट। क्या करवाना पड़ेगा, ऑडिट। तो कोस्ट रिकॉर्ड मेंटेन के लिए 35 करोड़ की कंडीशन है, 35 करोड़ या उससे ज्यादा, और कोस्ट ऑडिट के लिए कंडीशन जो है वो क्या है, दो कंडीशन है। पहला, पूरे साल के अंदर आपकी ग्रोस टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो, प्लस पहला तो क्या, पूरे साल में आपके टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो, प्लस जिस प्रोडक्ट, अब आपके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, अब ऐसा नहीं कि सभी प्रोडक्ट की आपको जो है कोस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट कुछ प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफाई कर देगी कि इन्हीं को ही जो है इनके लिए ही आपको क्या करना है, कोस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ओके, तो पहले तो पूरे साल की आपकी सभी प्रोडक्ट की मिलाकर के टर्नओवर जो है वो कितनी होनी चाहिए, ग्रोस टर्नओवर वो होनी चाहिए 50 करोड़ या उससे ज्यादा, और जिस प्रोडक्ट के कोस्ट रिकॉर्ड आपने मेंटेन करे उसकी जो टर्नओवर है वो कितनी होनी चाहिए, 25 करोड़ या उससे ज्यादा। अगर ये दोनों कंडीशन क्या हो रही है, इक्वली सेटिस्फाई हो रही है, तो आपको कोस्ट रिकॉर्ड जो आपने मेंटेन किए थे उनकी ऑडिट भी करवानी पड़ेगी। ठीक है जी, तो क्या है, ग्रोस टर्नओवर द कंपनी कवरिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस 50 करोड़ और मोर, एंड टर्नओवर ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस कवर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ कोस्ट रिकॉर्ड इज 25 करोड़ और मोर। तो ऐसे केस में आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा। बताओ, ओके क्या जी। और अगर आप नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको ऑडिट कब करवाना है, पहली बात तो वहां पे कोस्ट रिकॉर्ड कब मेंटेन करना है, अगर आपकी टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है, ग्रोस टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आपको कोस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है। आप कोस्ट ऑडिट कब करवाना है, अगर आपकी ग्रोस टर्नओवर जो है वो कितनी है, 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, प्लस दूसरी कंडीशन यहां पे भी है, प्लस जिस प्रोडक्ट के आप कोस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे थे, ध्यान देना, जिस प्रोडक्ट के आप कोस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे थे उसकी टर्नओवर अकेली पूरे साल में कितनी है, 35 करोड़ या उससे ज्यादा है। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होगा तो ही आपको जो है कोस्ट ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो क्या कंडीशन है, पहला, ग्रोस टर्नओवर जो है कंपनी का कवरिंग प्रोडक्ट सर्विस इज 100 करोड़ और मोर, तो अगर आपकी ग्रोस टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, एंड आगे इसका मतलब प्लस दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या, टर्नओवर जो है इंडिविजुअल प्रोडक्ट का या सर्विस का कवर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ द कोस्ट रिकॉर्ड इज 35 करोड़ और मोर। तो अगर ये दोनों कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, तो आपको कोस्ट ऑडिट करवाना पड़ेगा। बात खत्म। आ गया ये। अब नो कोस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अगर आप जो है वो माइक्रो इंडस्ट्री, ध्यान देना, अगर आप माइक्रो एंटरप्राइज है या स्मॉल एंटरप्राइज है, जो एमएसएमईडी एक्ट है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट जो है आपका, तो अगर उसके अंदर जो लिमिट दे रखी है इन्वेस्टमेंट का, उसके बेस पर अगर आप कौन सी इंडस्ट्री हो, माइक्रो इंडस्ट्री हो या अगर आप स्मॉल इंडस्ट्री हो, तो आपको कोस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो कोस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड विल बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन बाय द कंपनी व्हिच इज क्लासिफाइड एज अ माइक्रो एंड द स्मॉल इंडस्ट्री इंक्लूडिंग एज पर द टर्नओवर क्राइटेरिया अंडर सब सेक्शन 9 ऑफ द सेक्शन 7 द एमएसएमईडी एक्ट 2006। तो अगर आप जो है वो क्या है, माइक्रो एंटरप्राइज हो या अगर आप लोग जो वो स्मॉल एंटरप्राइज है, तो आपको कोस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। और अगर कोस्ट रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं करना तो कोस्ट ऑडिट का सवाल पैदा नहीं होता। दूसरा, कोस्ट ऑडिट जो है विल नॉट बी एप्लीकेबल, अगर आप कोई ऐसी कंपनी है जिसका मेन काम एक्सपोर्ट करना है और आपकी टोटल जो टर्नओवर है उसमें 75% या उससे ज्यादा पैसा जो है वो एक्सपोर्ट का आ रहा है, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि आप भी कोस्ट ऑडिट मत करवाना। तो क्या है, कोस्ट ऑडिट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू दोस कंपनी जिसकी रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इन फॉरेन एक्सचेंज एक्सीड 75% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। तो जितना भी आप कमाई कर रहे हो उस कमाई का अगर 75% या उससे ज्यादा कमाई जो है, मतलब आप अगर एक साल में 1000 रुपए कमा रहे हो, तो अगर 750 या उससे ज्यादा रुपए अगर आपको जो कमाई हो रही है वो विदेशों से हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज की कमाई हो रही है, तो उस केस में आपको कोस्ट ऑडिट करवाना मैंडेटरी नहीं है। प्लस अगर आपकी कोई भी कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एंगेज है तो भी आपको कोस्ट ऑडिट करवाना मैंडेटरी नहीं है। प्लस अगर आपकी कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर डील कर रही है, जो कैप्टिव कंजम्पशन करता है, तो आपको भी कोस्ट ऑडिट जो है करवाना मैंडेटरी नहीं है। तो कोस्ट ऑडिट किसको किसको नहीं करवाना, पहला, कोस्ट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना स्मॉल कंपनी को या माइक्रो एंटरप्राइज, इनको कोस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा, कोस्ट ऑडिट जो है किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो बोलता है कोस्ट ऑडिट विल नॉट बी एप्लीकेबल उन कंपनी के ऊपर जिनका रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट, ध्यान देना, जिनका रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट जो है वो कितना है, 75% या उससे ज्यादा है।
ठीक है। टोटल एक्सपोर्ट के अंदर अगर 75% या उससे ज्यादा रेवेन्यू कहां से आ रहा है, एक्सपोर्ट, मतलब टोटल आपका जो रेवेन्यू उसमें 75% या उससे ज्यादा रेवेन्यू कहां से आ रहा है, एक्सपोर्ट से आ रहा है। या अगर आपकी एंटिटी एंगेज है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, या अगर आप लोग जो है वो एंगेज है किसमें, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, तो आपको जो है वो कॉस्ट ऑडिट करवाना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अब आगे आता है जी रूल नंबर 5। रूल 5 जो है कंपनी कोस्ट कंट्रोल, कोस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014। तो अब कोस्ट रिकॉर्ड को आप मेंटेन कैसे करेंगे, तो कोस्ट रिकॉर्ड को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, एक फॉर्मेट दिया जाएगा और वो फॉर्मेट है CRA 1 के अंदर। तो क्या बोल रहे हैं, कोस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे अंडर CRA 1। एवरी कंपनी अंडर दीज रूल इंक्लूडिंग ऑल यूनिट एंड ब्रांचेस देयरऑफ शेल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कंज्यूम कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014 मेंटेन करेगी कोस्ट रिकॉर्ड इन द फॉर्म CRA 1। तो आप किस फॉर्मेट के अंदर कोस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करोगे, CRA 1 में करोगे। CRA का फुल फॉर्म जो है वो क्या, कोस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट, कोस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट। आगे कोस्ट रिकॉर्ड शेल बी मेंटेन ऑन रेगुलर बेसिस। दूसरा, कोस्ट रिकॉर्ड जो भी आपके द्वारा मेंटेन किया जाएगा वो कैसे करोगे, रेगुलर बेस पे करोगे, इन सच मैनर एज टू फैसिलिटेट कैलकुलेशन एज per unit of production or cost of operation, cost of sale and margin of each of the product and activity for every financial year or monthly or quarterly or half yearly or annual basis। सिंपल सी एक बात जो है बस ये है, मेंटेन कैसे करोगे, CRA 1 में करोगे। मतलब फॉर्मेट क्या रहेगा कोस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करने का, वो फॉर्मेट रहेगा जो CRA 1 में दिया गया है और मेंटेन होगा रेगुलर बेसिस पे। खत्म। आगे अब जब भी आप कोस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करोगे तो इस तरीके से आप मेंटेन करना कि सारी इंफॉर्मेशन जो जो जरूरी है, ठीक है, कोस्ट ऑडिट के लिए, वो सारी की सारी जो है आपके कोस्ट रिकॉर्ड के अंदर आ जाए। तो क्या बोल रहे हैं, द कोस्ट रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन इन सच मैनर, इस तरीके से करेंगे सो एज टू अनेबल द कंपनी टू एक्सरसाइज as far as possible control over the various operation and cost to achieve optimum economics in utilization of resources, and these record shall also provide necessary data। ये रिकॉर्ड आप इस तरीके से जो है प्रिपेयर करेंगे कि वो नेसेसरी डेटा प्रोवाइड करेगा which is required to be furnished under these रूल। तो क्या बोल रहे हैं यहां पे, इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, CRA किस, मतलब आपको कोस्ट रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करने हैं, CRA 1 में फॉर्मेट दिया हुआ है वैसे करने हैं। दूसरा जो है वो क्या, CRA 1 का तो हो गया, अब बात ये आ रही है कैसे करोगे, रेगुलर बेसिस पे करोगे। यूं नहीं कि ओकेशनली कर लिया, रेगुलर बेसिस पे आपको मेंटेन करना है कोस्ट रिकॉर्ड। और तीसरा, कोस्ट रिकॉर्ड इस तरीके से मेंटेन करेंगे कि उन कोस्ट रिकॉर्ड के अंदर सभी नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो जरूरी है किसके लिए, कोस्ट ऑडिट के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर आ जाए। ओके, अब बात आती है अपॉइंटमेंट का। जो कोस्ट ऑडिटर है उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सर कोस्ट ऑडिटर जो है उसकी अपॉइंटमेंट किया जाएगा बोर्ड के द्वारा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो अपॉइंटमेंट करेंगे। तो कोस्ट ऑडिटर शैल बी कंडक्टेड, कौन करेगा कोस्ट ऑडिट, वो तो करेगा कोस्ट अकाउंटेंट या कोस्ट फॉर्म ऑफ द कोस्ट अकाउंटेंट। ओके, कोस्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, बोर्ड करेगा। ओके, द कोस्ट ऑडिट शैल बी इन एडिशन टू द ऑडिट कंडक्टेड अंडर सेक्शन 143। तो सेक्शन 143 में जो आप स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसके अलावा आपको कोस्ट ऑडिट करवाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोस्ट ऑडिट करवा लिया तो नॉर्मल फाइनेंशियल ऑडिट नहीं करवाओगे, वो अलग है और ये अलग है। दूसरा, जो ऑडिटर आपने सेक्शन 139 के अंदर अपॉइंट किया था अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करवाने में, उसको जो है वो कोस्ट ऑडिट जो है वो नहीं कर सकता। तो बोलते हैं ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज ए कोस्ट ऑडिटर। ओके, फिर रेम्युनरेशन जो रहेगा वो मतलब कोस्ट ऑडिटर को कितना पैसा मिलेगा, क्या तनख्वाह मिलेगी, तो बोलता है रेम्युनरेशन जो है कोस्ट ऑडिटर का वो डिटरमाइन किया जाएगा किसके द्वारा, मेंबर्स के द्वारा, शेयर होल्डर के द्वारा, इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। एंड कंपनी शैल गिव ऑल असिस्टेंस एंड फैसिलिटी टू द कोस्ट ऑडिटर। और कोस्ट ऑडिटर को कोस्ट ऑडिट करने में जो कोई भी सहायता चाहिए तो कंपनी उसको सारी सहायता जो है प्रोवाइड करेगी। तो यहां पे एक ही क्वेश्चन बनता है, वो ये अपॉइंटमेंट जो है कोस्ट ऑडिटर का वो कौन करेगा, वो करेगा जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। ठीक है जी। दूसरा एक क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं कि कोस्ट ऑडिट अगर करवा लिए तो क्या फाइनेंशियल ऑडिट की नीड नहीं है, भाई फाइनेंशियल ऑडिट जो है वो तो चलेगा, और कोस्ट ऑडिट इन एडिशन होती है किसके, फाइनेंशियल ऑडिट के। ओके, और जो नॉर्मल ऑडिटर आपने अपॉइंट किया हुआ है जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर रहे हैं, क्या वही कोस्ट ऑडिट कर देगा, नहीं। कोस्ट ऑडिट के लिए आपको कोस्ट ऑडिटर, एक इंडिविजुअल कोस्ट ऑडिटर या फर्म ऑफ कोस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है जी। आगे, अब नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट, अगर आपने किसी पर्सन को मान लो मिस्टर ए को अगर आप क्या करते हो कोस्ट ऑडिटर अपॉइंट करते हो, तो आप उसको बता दोगे भैया हमने आपको जो है वो क्या कर लिया, अपॉइंट कर लिया है, और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जो है वो क्या करना पड़ेगा, इंटीमेट। अब क्वेश्चन ये कि कितने दिनों में कोस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना है, जब आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के 180 दिन के अंदर अंदर आप कोस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर दोगे। तो बोलते हैं द कंपनी प्रिस्क्राइब अंडर द सेट रूल टू अपॉइंट एन ऑडिटर विद इन 180 डेज, 180 दिन, कब से, कमेंसमेंट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो जब कभी भी आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा उस फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के 180 दिन के अंदर अंदर आप कोस्ट ऑडिटर को अपॉइंट
कर दोगे। ठीक है, जब आप उसको अपॉइंट करोगे ना तो आप उसी पहले कंसेंट ले लोगे और कंसेंट में वो बोल देगा कि यहां मुझे कोर्स ऑडिटर अपॉइंट होने में कोई भी आपत्ति नहीं है। प्रोवाइडेड दैट बिफोर सच अपॉइंटमेंट इज मेड द रिटन कंसेंट, लिखत के अंदर आप उसे कंसेंट ले लोगे कि भाई आपको कोई आपत्ति तो नहीं है, वो लिख के दे देगा नहीं मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो आप उसको जो है वो कोर्स ऑडिटर अपॉइंट कर दोगे। तो बोलते हैं प्रोवाइडेड दैट बिफोर सच अपॉइंटमेंट इज मेड द रिटन कंसेंट ऑफ द कोर्स ऑडिटर टू सच अपॉइंटमेंट एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम हिम और इट शैल बी ऑब्टेन, आप उसे सर्टिफिकेट ले लोगे। कोर्स ऑडिटर अपॉइंटेड शैल सबमिट सर्टिफिकेट, अब जब आप कोर्स ऑडिटर को क्या करोगे अपॉइंट करोगे ना तो वो एक सर्टिफिकेट जो है वो क्या करेगा सबमिट करेगा। ये सब डिक्लेरेशन कोर्स ऑडिटर देगा और उसमें वो बताएगा कि भाई मैं विलिंग भी हूं लगने के लिए और दूसरा मैं क्वालिफाइड भी हूं, मतलब मैं कोई भी ऐसी कंडीशन को जो है मतलब फुलफिल नहीं करता, मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मेरी अपॉइंटमेंट को जो है वो चैलेंज कर सके। तो यहां पे अब कोर्स ऑडिटर जो बेसिकली क्या दे रहा है सर्टिफिकेट सबमिट करेगा ना उसकी अपॉइंटमेंट से पहले, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको अपॉइंट करना चाहता हूं तो मैं आपको बोलूंगा कि जी मैं आपको अपॉइंट करना चाह रहा हूं, आप बोलोगे ठीक है सर कर दो कोई इशू नहीं है, फिर मैं बोलूंगा एक काम करो एक सर्टिफिकेट मुझे जारी करके दो जिसके अंदर आप अपनी क्या दोगे एसेंट दोगे, तो आप मुझे क्या करोगे सर्टिफिकेट जारी करके दोगे, उस सर्टिफिकेट के बेस पर फिर मैं आपको क्या कर दूंगा अपॉइंट। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि कोर्स ऑडिटर के द्वारा कंपनी को जो सर्टिफिकेट दिया गया अब उसके अंदर क्या क्या चीजें डिक्लेयर किया जाएगा, तो उसमें 4-5 चीजें जो कोर्स ऑडिटर डिक्लेयर करेगा। क्या क्या? पहला द इंडिविजुअल और द फर्म एज द केस में बी एलिजिबल, सबसे पहले आप बताओगे कि भाई हम अपॉइंटमेंट के लिए जो है वो क्या है एलिजिबल है और हम डिस्क्वालिफाइड नहीं है। दूसरा द इंडिविजुअल ऑफ द फर्म एज द केस में बी सेटिस्फाई द क्राइटेरिया प्रोवाइडेड सेक्शन 144, जो भी क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कोर्स ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के लिए हम उसको क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तीसरा जो भी अपॉइंटमेंट हो रही है हमारी वो हमारी लिमिट के अंदर हो रही है। एंड चौथा लिस्ट ऑफ कोर्स ऑडिटर ये भी बताएगा कि उसके ऊपर अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है कोई केस कुछ चल रहा है तो उसके लिए वो पहले से जो वो क्या कर देगा इंटीमेट। तो जब आप कोर्स ऑडिटर का अपॉइंट करोगे तो अपॉइंटमेंट कितने दिनों में करना है 180 फाइनेंशियल स्टार्ट होने के 180 दिन में करना है। अब अगर मान लीजिए आप मुझे करना चाहते हो अपॉइंट करना चाहते हो तो आप मुझे बोलोगे कि हाँ जी हम आपको लगाना चाह रहे हैं, मैं बोलूंगा हाँ जी लगा लो कोई इशू नहीं है। अब आप मुझे बोलोगे कि एक काम करो पहले आप एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट दो, उस डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के अंदर जो है मैं क्या करूंगा मैं आपको बताऊंगा कि ये सब बातें मैं बताऊंगा कि मैं एलिजिबल हूं, मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हूं, मुझे आप लगा सकते हो। दूसरा मैं बताऊंगा कि मैं सारी कंडीशन को फुलफिल करता हूं। तीसरा मैं बताऊंगा कि मैं लिमिट के अंदर काम कर रहा हूं, मतलब जो लिमिट प्रिस्क्राइब की है उस लिमिट के अंदर मैं आता भी हूं। एंड चौथा मैं बताऊंगा कि मेरे ऊपर कोई केस कूस नहीं चल रहा है। ये सब डिक्लेरेशन मैं आपको दे दूंगा, फिर आप इस डिक्लेरेशन के बेस पर जो है मुझे क्या कर दोगे अपॉइंट कर दोगे। आगे जब कंपनी जो है कोर्स ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करती है तो अपॉइंटमेंट होने के बाद में कंपनी जो है वो क्या करेगी 30 दिनों के अंदर अंदर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट कर देगी कि हमने कोर्स ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया। एवरी कंपनी शैल इन्फॉर्म, हर कंपनी इन्फॉर्म करेगी किसको, एक तो कोर्स ऑडिटर को बोल देंगे, मतलब अगर आप मुझे अपॉइंट करो आप मुझे बता दोगे कि जी आपको हमने अपॉइंट कर लिया, और साथ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को भी क्या करना पड़ेगा इंटीमेट करना पड़ेगा कि हमने मिस्टर मोहित को जो है वो क्या कर लिया है हमने उनको अपॉइंट कर लिया एज आवर कोर्स ऑडिटर। तो क्या बोलते हैं देखो एवरी कंपनी शैल इन्फॉर्म, हर कंपनी जो है वो क्या करेगी इन्फॉर्म करेगी किसको कोर्स ऑडिटर कंसर्न को ऑफ हिज और हिज इट्स अपॉइंटमेंट एज सच एंड फाइल करेगी एक नोटिस सर्व करेगी इस अपॉइंटमेंट का किसको सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ द बोर्ड मीटिंग जिसके अंदर उसकी अपॉइंटमेंट किया गया या विद इन ए पीरियड ऑफ 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर। तो या तो फाइनेंशियल ईयर जो आपका स्टार्ट हुआ है उसके 180 दिन में या जिस दिन आपने बोर्ड मीटिंग करी है जिस बोर्ड मीटिंग के अंदर आपने कोर्स ऑडिटर को अपॉइंट किया उस मीटिंग के 30 दिन के अंदर अंदर आप जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नोटिस सर्व करोगे और उसको बोलोगे कि हमने मिस्टर मोहित को जो है वो एज एन कोर्स ऑडिटर अपॉइंट कर दिया है। कैसे करोगे थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड से करोगे, ठीक है, XBRL लैंग्वेज होती है उसके थ्रू करेंगे इन फॉर्म CRA2। CRA1 में क्या था, CRA1 में फॉर्मेट दिया हुआ था कैसे कोर्स रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, और CRA2 में क्या बताया है CRA2 के अंदर जो है बता रखा है कि हमने इस ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया है तो उसके लिए इंटीमेशन दी जा रही है। तो इंटीमेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जो दी जा रही है वो दी जा रही है अंडर द CRA2। आगे द कोर्स ऑडिटर अपॉइंटेड एज सच शैल कंटिन्यू इन सच कैपेसिटी। अब कोर्स ऑडिटर एक बार अगर मान लो आपको कोर्स ऑडिटर अपॉइंट कर दिया तो आप कितने दिनों तक बने रहोगे, तो जिस दिन आपको अपॉइंट किया उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के 180 दिन तक आप कंपनी के कोर्स ऑडिटर जो है वो बने रहेंगे, या अगर आपने अपनी रिपोर्ट से पहले सबमिट कर दी तो उस डेट तक आप कंपनी के कोर्स ऑडिटर जो है वो बने रहेंगे। तो क्या बोलते हैं द कोर्स ऑडिटर अपॉइंटेड एज सच शैल कंटिन्यू इन सच कैपेसिटी टिल द एक्सपायरी ऑफ 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है उसके 180 दिन तक आप कंपनी के जो कोर्स ऑडिटर बने रहेंगे, या अगर आपने जो है उससे पहले ही कोर्स ऑडिट की रिपोर्ट जो वो क्या करती सबमिट कर दी तो उस रिपोर्ट जिस दिन आपने सबमिट करी है
ठीक है, उस डेट तक आप जो है वो कंपनी के कॉस्ट ऑडिटर बने रहेंगे। द कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटेड दीज अंडर रूल्स मे बी रिमूव, और अगर मान लो कल को कुछ पंगा पुंगा आपने कर दिया तो बोर्ड के पास में राइट है कि वो आपको रिमूव भी कर सकता है। मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, ऑल्दो हालांकि बोर्ड रेजोल्यूशन जब भी बोर्ड ये रेजोल्यूशन पास करेगा कि हम कॉस्ट ऑडिटर को हटा रहे हैं, तो उससे पहले कॉस्ट ऑडिटर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। पहले उसको बुलाएंगे और बोलेंगे कि क्या हम आपको हटा रहे हैं, क्या आपको इसके पक्ष में कुछ बोलना है, फिर कॉस्ट ऑडिटर को अपॉर्चुनिटी देंगे, फिर उसकी बात सुनने के बाद ही उसको जो है वो हटाया जाएगा। आगे फॉर्म सीआरए 2 किसके लिए होता है? जब हम किसी कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो इंटीमेशन देना है वो इंटीमेशन देंगे अंडर सीआरए 2 में। ओके, तो बोलते सीआरए 2 जो है उसको फाइल करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, किसके लिए? फॉर इंटीमेटिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएंगे, इंटीमेट कर रहे हैं कि हमने अपॉइंटमेंट कर दिया है अनदर कॉस्ट ऑडिटर का। तो अगर ओरिजिनल कॉस्ट ऑडिटर को लगा रहे हो उसके लिए भी आपको सीआरए 2 के अंदर बताना पड़ेगा, अगर उसको हटा के किसी और को लगा रहे हो तो उसके लिए भी आपको सीआरए 2 के अंदर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा। आगे इसके बाद फिर यहां से पढ़ो, अगर एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस, अगर कॉस्ट ऑडिटर जो है कोई भी कैजुअल वैकेंसी हो गया, जैसे अगर कॉस्ट ऑडिटर खुद ही छोड़ के चला गया या उस बेचारे की डेथ हो गई या उसको आपने हटा दिया, तो वो जो कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई, तो जिस दिन आपने उसको हटाया या जिस दिन वो एक्सपायर हुआ, जिस दिन वो छोड़ के चला गया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो आप क्या कर दोगे, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप उस कैजुअल वैकेंसी को फिल कर दोगे, मतलब उसकी जगह पे किसी नए कॉस्ट ऑडिटर को आप अपॉइंट कर देंगे। और कंपनी जो है इसके बारे में फिर क्या करेगी, इन्फॉर्म करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को सीआरए 2 में विद इन 30 डेज ऑफ सच अपॉइंटमेंट। और जिस दिन आपने क्या किया, अपॉइंट किया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी जो है क्या कर देगी, सीआरए 2 के अंदर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट कर देगी कि पुराने वाले ऑडिटर की जगह हमने नए कॉस्ट ऑडिटर को जो है अपॉइंट कर दिया। द कॉस्ट स्टेटमेंट इंक्लूडिंग अदर स्टेटमेंट टू बी अनेक्स, और साथ में आप जो है वो क्या करोगे, कॉस्ट स्टेटमेंट के साथ में अदर स्टेटमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट मांग रही है वो भी आप क्या करोगे, साथ में लगाकर दे दोगे। Before they are signed on behalf of the board or any other director authorized by the board or for submission to the cost auditor to the report thereon। तो सिंपल सी बात है। तो मेन बात जो है वो क्या है कि आप कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कब होगा, तो फाइनेंशियल ईयर जब शुरुआत हो रही है उसके 180 दिन के अंदर अंदर आप कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर दोगे। जब आप कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे होगे उससे पहले आप उससे क्या ले लोगे, एक डिक्लेरेशन ले लोगे जिसमें वो लिख के दे देगा कि हाँ जी, मतलब एक सर्टिफिकेट ले लोगे जिसमें वो लिख के दे देगा कि मैं क्वालिफाइड हूं, मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हूं और मैं विलिंग भी हूं कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए। फिर आपने उसको क्या कर दोगे, अपॉइंट। आपको वो कब तक अपॉइंट रहेगा, जिस दिन फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है उसके 180 दिन तक वो कंपनी का कॉस्ट ऑडिटर बना रहेगा, या अगर वो 180 दिन से पहले ही कॉस्ट ऑडिटर का रिपोर्ट सबमिट कर दिया तो उस रिपोर्ट सबमिट की डेट तक वो कंपनी का कॉस्ट ऑडिटर बना रहेगा। चलो जी आगे। अब क्वेश्चन आ रहा है, कॉस्ट ऑडिटर जब कॉस्ट ऑडिट करेगा तो उसकी रिपोर्ट बनाएगा, और वो रिपोर्ट किसको देगा, तो रिपोर्ट देगा किसको, बोर्ड को, और साथ में उसकी एक कॉपी वो भेजेगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो क्या बोलते हैं, एवरी कॉस्ट ऑडिटर जो कंडक्ट करता है ऑडिट ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी शैल सबमिट करेगा कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट अलोंग विद हिज और हर रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन और ऑब्जर्वेशन, किसमें देगा, सीआरए 3 में। तो फॉर्म सीआरए 3 जो है वो किसके लिए, रिपोर्टिंग के लिए, कि कॉस्ट ऑडिटर जब क्या करेगा, ऑडिट करेगा, कॉस्ट ऑडिट कर लेगा, तो उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट किस फॉर्म में देगा, वो देगा सीआरए 3 के अंदर। अब क्या कैसे होगा, तो क्या बोलता है, एवरी कॉस्ट ऑडिटर फॉरवर्ड करेगा हिज ड्यूली साइंड रिपोर्ट, अपनी जो रिपोर्ट है वो देगा किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देगा। कितने दिनों में देगा, 180 दिन के अंदर देगा फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 180 दिन के अंदर वो क्या करेगा, अपने कॉस्ट ऑडिट का रिपोर्ट जो है वो दे देगा किसको, बोर्ड को। टू विच द रिपोर्ट रिलेट एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल कंसीडर एग्जामिन, फिर बोर्ड क्या करेगा, उसको एग्जामिन करेंगे, और फिर बोर्ड की भी अब एक ड्यूटी है, वो क्या, अब आगे देखते हैं। अभी पहले तो ये देखो एक बार, हर कॉस्ट ऑडिटर जब ऑडिट करेगा तो ऑडिट करने के बाद उसकी रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट कितने दिन में देगा, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 180 दिन के अंदर अंदर जो है वो रिपोर्ट दे देगा, किसको देगा, बोर्ड को देगा। ठीक है, अब हर कंपनी, अब बोर्ड के पास में क्या गया, कॉस्ट ऑडिट का रिपोर्ट आ गया जी। अब बोर्ड की ड्यूटी बनती है कि वो उस कॉस्ट ऑडिटर की रिपोर्ट जो आई है, ऑडिटेड रिपोर्ट जो है, उसको देगी किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और साथ में अगर कॉस्ट ऑडिटर ने ये लिखा है कि भैया कॉस्ट रिकॉर्ड में गड़बड़ी है, तो फिर डायरेक्टर की ड्यूटी बनती है, बोर्ड की ड्यूटी बनती है कि वो उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देगा कि ऐसा कोई गड़बड़ी नहीं है। तो क्या बोलते हैं, एवरी कंपनी जो कवर है इन रूल्स के अंदर विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द कॉपी ऑफ द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, जिस दिन आपको कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट मिली उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप क्या करोगे, फर्निश करोगे उसकी एक कॉपी किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, विद सच रिपोर्ट अलोंग विद फुल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन on every reservation और qualification content therein in form CRA 4। तो CRA 4 किसके लिए, ये है किसके लिए, कंपनी के लिए। अब कंपनी जो है वो क्या, देखो
कोस्ट ऑडिटर जो है अपनी रिपोर्ट देगा, किस में देगा, CRA 3 में देगा। अब कंपनी के पास वो कोस्ट ऑडिट की रिपोर्ट आ गई, फिर कंपनी जो है वो क्या करेगी, CRA 4 के अंदर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को उस कोस्ट ऑडिट की रिपोर्ट भेजेगी और बोलेगी कि भैया हमने कोस्ट ऑडिट करवा ली है, ये हमारी रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट में अगर कोई पंगा है तो उसके ऊपर आपको नेसेसरी एक्सप्लेनेशन भी साथ में देनी पड़ेगी। आगे ठीक है। इसके बाद है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 143 ऑफ द एक्ट एंड रेलिवेंट रूल्स मेड द अंदर शैल अप्लाई मुटाटिस मुटाटिस, मतलब सिमिलर तरीके से आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। मतलब ये है जो राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो किसकी होती है, नॉर्मल ऑडिटर की, वही सेम राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो होंगी किसकी, कोस्ट ऑडिटर की। वही राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है आपको कंसीडर करना पड़ेगा जब कोस्ट ऑडिटर अपनी ड्यूटी को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब आ जाओ एक बार यहां देख लो शॉर्ट एंड समरी। अपॉइंटमेंट जो है कोस्ट ऑडिटर का वो कौन करेगा, बोर्ड करेगा। तो कब कब करेंगे, अपॉइंटमेंट होगा कोस्ट ऑडिटर विद इन 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर जब आपका स्टार्ट हो उसके 180 दिन के अंदर आप कोस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर देंगे। अब जब आप कोस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करोगे तो आप इन्फॉर्म करोगे एक तो किसको, कोस्ट ऑडिटर को, और एक इन्फॉर्म करोगे किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। कोस्ट ऑडिटर को इन्फॉर्म करोगे और क्या बोलोगे कि भैया हम आपको क्या करें, अपॉइंट कर रहे हैं। अब उसके बाद में क्या होगा, कोस्ट ऑडिटर जो है वो अब ऑफिस को होल्ड करेगा कितने दिनों तक, जिस दिन कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है उसके 180 दिनों तक वो कंपनी का कोस्ट ऑडिटर बना रहेगा। या जिस दिन उसने अपना रिपोर्ट अगर 180 दिन से पहले फाइनल कर दिया तो उस दिन तक वो कंपनी का कोस्ट ऑडिटर बना रहेगा। तो बोलते हैं कोस्ट ऑडिटर टू होल्ड करेगा ऑफिस टिल एक्सपायरी ऑफ द 180 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टिल सबमिशन ऑफ हिज रिपोर्ट। अजब, और दूसरा कोस्ट ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट आपने किया उसके लिए आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो आप क्या करोगे, एक नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो दोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन कितने दिनों में, या तो जिस दिन आपने बोर्ड मीटिंग किया था जिसमें आपने कोस्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया उसके 30 दिन के अंदर, या फिर 180 दिन ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर व्हिच एवर इज अर्लियर। ओके, अब क्या होगा, जो कोस्ट ऑडिटर है वो क्या करेगा, वो रिपोर्ट पेश करेगा किसको, बोर्ड को। और फिर बोर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोर्ड उस कोस्ट ऑडिटर ने जो रिपोर्ट दी है उसको देगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उसके ऊपर कोई नेसेसरी एक्सप्लेनेशन अगर देनी है तो वो भी बोर्ड को देनी पड़ेगी। तो सबमिट, कोस्ट ऑडिटर सबमिट करेगा ऑडिट रिपोर्ट टू बोर्ड विद इन 180 डेज, कब, ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, उसके 180 दिन के अंदर अंदर जो है कोस्ट ऑडिटर क्या करेगा, कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो है वो दे देगा। फिर अब क्या होगा, कंपनी जो अब क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करेगी, ये कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट भेजेगी, ए कॉपी ऑफ द कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द रिपोर्ट। तो जिस दिन आपको कोस्ट ऑडिटर से रिपोर्ट मिली है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप उसकी कॉपी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दे दोगे। आगे कैजुअल वैकेंसी, अगर मान लो कभी ऐसा हो गया कि कोस्ट ऑडिटर जो बीच में छोड़ के चला गया या आपने उसको निकाल दिया, तो जिस दिन आपने उसको निकाला या वो छोड़ के गया उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप उसकी जगह पे किसी दूसरे कोस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर दोगे। तो बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी जो है कोस्ट ऑडिटर का शेल बी फाइल बाय बोर्ड विद इन 30 डेज एंड दे विल इन्फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 डेज ऑफ सच अपॉइंटमेंट। चलो जी आगे। अब आता है अब प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन ऑफ द रेम्युनरेशन। अगर मान लो आप ऐसी कंपनी हो, अब कुछ कंपनीज के लिए जो है वो क्या है, ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी है। तो अगर आप ऐसी कंपनी है जिसके लिए जरूरी है कि आपको ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी, देखो कोस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट तो बोर्ड ही करेगा, लेकिन यहां पे कुछ पंगा आ जाएगा। पंगा क्या होगा, अगर आप ऐसी कंपनी हो जिसके लिए मैंडेटरी कर दिया कंपनी एक्ट के अंदर कि आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, आपको ऑडिट कमेटी बनानी जरूरी है, तो वहां पे अब क्या होगा, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 दो केस है। पहले केस के अंदर आपको ऑडिट कमेटी बनाने के जरूरी है और दूसरे केस में आपको ऑडिट कमेटी बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। पहले पहला केस पढ़ते हैं। पहला केस क्या बोलते हैं, अगर आपको ऑडिट कमेटी बनानी है तो फिर क्या होगा, तो फिर 3 बातें। पहला, बोर्ड कोस्ट ऑडिटर को अपॉइंट तो करेगा, अपॉइंटमेंट अभी भी बोर्ड ही करेगा, लेकिन ऑन रिकमेंडेशन। पहले कोस्ट ऑडिटर कमेटी जो है वो कमेटी क्या करेगी, रिकमेंड करेगी, भाई इस बंदे को अपॉइंट कर लो, तो आप उसकी रिकमेंडेशन के बेस पर क्या करोगे, अपॉइंट करोगे। तो बोलता है बोर्ड शेल अपॉइंट करेगा कोस्ट ऑडिटर को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमेटी। ओके, ऑडिट कमेटी जो है वो क्या करेगी, रिकमेंड करेगी। अब उसको कितना तनख्वाह देनी है वो भी कौन तयेगा, ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी द रेम्युनरेशन ऑफ द कोस्ट ऑडिटर। आगे अब रेम्युनरेशन जो होगा कोस्ट ऑडिटर का उसको कंसीडर किया जाएगा एंड अप्रूव किया जाएगा बोर्ड के द्वारा, और उसको रेटिफाई मतलब उसके ऊपर सहमति दी जाएगी सब्सिक्वेंटली बाय द मेंबर। तो पहला केस क्या था, अगर आपकी कंपनी के अंदर आपको ऑडिट कमेटी बनानी जरूरी है, तो जब कभी भी आप जो है कोस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे तो उससे पहले आप जो है वो क्या करेंगे, रिकमेंडेशन लेंगे किससे, ऑडिट कमेटी से, और जब भी रेम्युनरेशन फिक्स करेंगे तो रिकमेंडेशन लेंगे किससे, ऑडिट कमेटी। लेकिन अगर आप ऐसी कंपनी हो जिसके लिए कोस्ट ऑडिट कमेटी बनानी जरूरी नहीं है और आपकी कंपनी में कोस्ट ऑडिट की कोई मतलब ऑडिट कमेटी थी नहीं, तो फिर क्या हुआ, तो नॉर्मल, तो फिर अपॉइंटमेंट कौन करेगा, बोर्ड करेगा। रेम्युनरेशन कौन फिक्स करेगा, बोर्ड करेगा। तो बोलते हैं इन केस द कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी, तो क्या होगा, द बोर्ड शैल अपॉइंट द
कोस्ट ऑडिटर। तो वहां पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो अपॉइंट करेंगे किसको, कोस्ट ऑडिटर को, और जो रेम्युनरेशन होगा वो भी कौन फिक्स करेगा, बोर्ड करेगा। द रेम्युनरेशन ऑफ द कोस्ट ऑडिटर शैल बी फिक्स्ड बाय द बोर्ड एंड सब्सिक्वेंटली रेटिफाइड। जब कभी भी बोर्ड कोई भी काम करता है ना तो उसकी सहमति शेयर होल्डर से ले लेते हैं, उसको जब शेयर होल्डर रेजोल्यूशन पास करके उस पर सहमति दे दे उसको बोलते हैं रेटिफाइड कर देना, कि शेयर होल्डर ने इस काम को रेटिफाई कर दिया, अप्रूव कर दिया। ओके जी, ओनली ए कोस्ट अकाउंटेंट और द फर्म ऑफ द कोस्ट अकाउंटेंट कैन बी अपॉइंटेड एज ए कोस्ट ऑडिटर। ओके, डिस्क्वालिफिकेशन राइट और ड्यूटी, जो नॉर्मल ऑडिटर के डिस्क्वालिफिकेशन या राइट या ड्यूटी है वही सेम डिस्क्वालिफिकेशन राइट ड्यूटी होगा किसका, कोस्ट ऑडिटर का। तो क्या बोलता है, द क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन राइट ड्यूटी एंड द ऑब्लिगेशन एप्लीकेबल टू द ऑडिटर, जो एप्लीकेबल है ऑडिटर पे, सो फार मे बी एप्लीकेबल एंड अप्लाई टू द कोस्ट ऑडिटर। ओके, कंप्लायंस विद द कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, जैसे नॉर्मल ऑडिटर जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग को फॉलो करता है, उसी तरीके से कोस्ट ऑडिटर जब भी कोस्ट ऑडिटिंग करेगा तो वो क्या करेगा, कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको वो क्या करेगा, अब फॉलो करेगा। तो बोलता है द कोस्ट ऑडिटर शैल कंप्लाई विद द कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, तो जो कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड मींस सच स्टैंडर्ड जिसको इशू किया ICA इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे अब आप क्या करोगे, कोस्ट ऑडिटर की रिपोर्ट जो वो फर्निश करोगे। कोस्ट ऑडिटर क्या करेगा, कोस्ट ऑडिट करेगा और ऑडिट करने के बाद में रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट किसको देगा, बोर्ड को देगा। कितने दिनों में देगा, फाइनेंशियल एंड होने 180 दिन में देगा। फिर बोर्ड की क्या ड्यूटी बनती है, बोर्ड जो है उस रिपोर्ट की जैसे जिस दिन वो रिपोर्ट बोर्ड रिसीव करेगा उसके 30 दिनों में उसकी एक कॉपी भेज देगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उस रिपोर्ट में अगर कुछ भी जो भी लिखा हुआ उनके ऊपर वो नेसेसरी एक्सप्लेनेशन भी देगा। तो बोलता है कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट का मतलब है ड्यूली साइंड, कोस्ट ऑडिटर क्या करेगा, साइन करेगा। कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट ऑन द कोस्ट रिकॉर्ड एग्जामिन एंड कोस्ट स्टेटमेंट विच आर प्रिपेयर्ड एज पर दीज रूल इंक्लूडिंग अटैचमेंट, अनेक्शर, क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन अटैच विद और इंक्लूड इन सच रिपोर्ट। तो कोस्ट ऑडिटर ये सब जो है वो बना के दे देगा। अब कोस्ट ऑडिटर क्या करेगा, सबमिट करेगा रिपोर्ट किसको, बोर्ड को। विद इन 30 डेज, ध्यान देना, विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट, जिस दिन कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो है बोर्ड क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो बोर्ड क्या करेगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर जो है उसकी एक कॉपी भेज देगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। एक कॉपी ऑफ द कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट भेज देगा, साथ में फुल एक्सप्लेनेशन एंड इंफॉर्मेशन भेजेगा। अगर कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट में कोस्ट ऑडिटर ने ये लिख दिया था कि भाई कोस्ट रिकॉर्ड गलत है, तो बोर्ड की ड्यूटी बनती है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करेगा, नेसेसरी एक्सप्लेनेशन देगा कि भैया ये सब ऐसे लिखा हुआ है, हमने सारे रिकॉर्ड ढंग से मेंटेन कर रखे हैं, कोस्ट ऑडिटर शायद हो सकता है कि ढंग से ऑडिट नहीं कर पाए। तो आपको बेसिकली जो है उस रिपोर्ट में, कोस्ट ऑडिटर की रिपोर्ट में जो भी लिखा हुआ है आपको उसके ऊपर मतलब बोर्ड को उसके ऊपर नेसेसरी एक्सप्लेनेशन या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आगे इसके बाद आता है जी, ये हो गया आपका कोस्ट ऑडिट, ठीक है। अब कोस्ट ऑडिट में स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या क्या डिफरेंस है, सबसे पहले स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन सा, जो नॉर्मल जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करवाते हो, और कोस्ट ऑडिट कौन सा, जो आप कोस्ट रिकॉर्ड की ऑडिट करवाते हो। ओके, पहला स्टैट्यूटरी ऑडिट सभी कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, यस, और कोस्ट ऑडिट ओनली उन्हीं कंपनी के लिए एप्लीकेबल है जिनको स्पेसिफाई किया गया है अंडर सेक्शन 148। दूसरा, स्टैट्यूटरी ऑडिट में ऑडिटर एग्जामिन करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और कोस्ट ऑडिट में ऑडिटर क्या एग्जामिन करता है, कोस्ट रिकॉर्ड को। आगे जब कभी भी सीए जो है मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर जो कंपनी का ऑडिटर जो है वो क्या करेगा, स्टैट्यूटरी ऑडिट करेगा, तो वो ये देखेगा कि क्या कंपनी ने जो है FRF फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को जो है वो फॉलो किया है या नहीं किया। और कोस्ट ऑडिट के अंदर वो इंश्योर करेगा कि क्या कंपनी ने जो है कोस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करते हुए कोस्टिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है या नहीं किया। आगे स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। कोस्ट ऑडिट कौन करेगा, कोस्ट अकाउंटेंट। ओके, स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए जो है अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, मेंबर करते हैं, मतलब जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है कंपनी का जो ऑडिटर है उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, मेंबर। और यहां पे कौन करेगा, बोर्ड, डायरेक्टर करते हैं, बोले तो बोर्ड करता है। आगे अपॉइंटमेंट जनरली कहां पे होता है, जो नॉर्मल स्टैट्यूटरी ऑडिटर उसकी अपॉइंटमेंट होती है कहां, AGM में, और यहां पे ऑडिटर की अपॉइंटमेंट जो है वो कहां होती है, बोर्ड मीटिंग में, विद इन 180 डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और उसकी नोटिस देना पड़ता है किसको, आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। आगे टेन्योर क्या रहता है, जो नॉर्मल ऑडिटर है उसका टेन्योर रहेगा टिल कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट AGM या फिर 6 AGM तक, मतलब अगर 5 साल के अपॉइंटमेंट हो गया तो। और दूसरे केस में अगर यहां पे बात करते हैं किसका, कोस्ट ऑडिटर का, तो उसकी टेन्योर क्या रहेगा, जिस दिन फाइनेंशियल ईयर उसका एंड हो रहा है उसके 180 दिन तक, या उससे पहले अगर उसने रिपोर्ट सबमिट कर दिया तो उस डेट तक वो कंपनी का कोस्ट ऑडिटर बना रहेगा। तो टेन्योर क्या रहेगा, टिल सबमिशन ऑफ द कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट या 180 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच इज अर्लियर। आगे ऑडिट रिपोर्ट, जो नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट होती है वो सबमिट करते हैं किसको, मेंबर्स को, या सबमिट करते हैं बोर्ड को, जबकि यहां पे ये जो कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट है ये दी जाती है ओनली किसको, बोर्ड को और सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो मतलब यहां पे मेंबर को जो है वो नहीं देते हैं, इसीलिए जो कोस्ट ऑडिट की रिपोर्ट है वो कैसी होती है, कॉन्फिडेंशियल है, और जबकि वो जो रिपोर्ट होती है उसको हम इश्यू करते हैं किसको, मेंबर को। कर लोगे क्या जी, ये है अपनी कोस्ट ऑडिट।
ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉस्ट ऑडिट क्या है। तो कॉस्ट ऑडिट बेसिकली जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने के लिए बोला गया उनकी ऑडिट करवाना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉस्ट ऑडिट। ओके जी, चलो ये कॉस्ट ऑडिट का कॉन्सेप्ट अपना हो गया। इससे पहले मैनेजमेंट ऑडिट हमने कर लिया, अब हमारी रहेगी 3 ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट है, एनवायरमेंटल ऑडिट है और एक आपका सिस्टम ऑडिट है। तो वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा अच्छा से कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगे तो वो भी बताइएगा। और अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच परचेज करना चाहते हैं, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी, चलो इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।